नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी का इस पैरासेट यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पर। और मैं हूं शशांक तिवारी। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस चैनल के थ्रू एक बहुत ही सीडीपी की बेहतरीन सी क्लास, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र, आपके यहाँ विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र को मैं आपको बता दूं। जो आज डिस्कस होगा ये फरवरी महीने में 2014 में आया हुआ सीटेट का पेपर है, जो कि हम आज यहाँ पर मिल करके आप और हम मिल करके इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू होने के पहले आप सभी से तहे दिल से गुजारिश है कि आप सभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो कंटेंट आता है उसको शेयर जरूर करें अपने मित्र समूहों के साथ में, अपने जानने वालों के साथ में, अपने जानने वाले साथी समूहों के साथ में जो कि तैयारी में निरत लगे हुए हैं और निरंतर एक इच्छा रखते हैं कि क्यों ना सीटेट को क्लियर कर लिया जाए, क्यों ना सीटेट को पास कर लिया जाए। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए, तो बात करें अगर प्यारे बच्चे हम पहले नंबर प्रश्न की, देखिए पहला जो प्रश्न है, पहला नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, जरा बड़ा ध्यान से देखेंगे। एक मिनट रुक जाइए, मैं जो व्यवस्था है उसको थोड़ा सा टाइट कर लूं, उसके बाद में फिर बात करते हैं। एक मिनट, चलें। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, क्वालिटी डिस्कशन होगा आपके और हमारे बीच में। आप बहुत ही समझेंगे, बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आप और मैं बहुत ज़्यादा ही एक प्रयास करूंगा, हमेशा से समझाने का एक बराबर प्रयास करता रहूंगा, ताकि आपको आपकी अधिगम में, आपकी लर्निंग में कोई दिक्कत ना हो। इसका प्रयास, इसका ख्याल मैं पूरी तरीके से रखूंगा। डिस्कशन चलेगा, बढ़िया डिस्कशन होगा, क्वालिटी डिस्कशन होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें, अगर प्रश्न नंबर 1 की, तो लिखा हुआ है केमा सीपो, ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील, ये देखो लिखा हुआ प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन जिस प्रकार से किया जाता है उसे अपेक्षा की जाती है कि, मतलब प्रगतिशील शिक्षा के द्वारा बच्चों का जो सोशलाइजेशन होता है उससे अपेक्षा की जाती है कि, अब देखो क्या अपेक्षा की जाती है, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृतियों का त्याग करें तथा सीखने की किस प्रकार अच्छी श्रेणी पाई जा सकती। देखिए, आप स्कोर और ग्रेड की कभी कोई बात आप नहीं करोगे, अगर कभी हो रही हो तो उसको आप गलत करोगे। टैग वर्ड यही है कि अगर आज आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, आज आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो आज कभी भी आप याद रखिएगा, कभी भी आप श्रेणी, ग्रेड आदि की बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर फोकस करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट पर, बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट पर, ठीक है, न कि बच्चे के आने वाले नंबरों पर। आगे आइए, वे फिर अगला लिखा, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें और सामाजिक कौशल सीखें। बिल्कुल ये ठीक बात, याद रखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा यही सिखाती है कि जितना भी बच्चा है वो कहीं ना कहीं सक्रिय भागीदारिता यानी सक्रिय भागीदारिता करे और समूह में सीखे, क्योंकि समूह में जब बच्चे सीखते हैं तो उनका सामाजिकरण जरूर होता है। आप खुद ही बताइए समाज क्या है, तो आप कहेंगे कई व्यक्तियों का वह समूह जहां हमें सामाजिक जो नियम कानून कायदे होते हैं उन पर ढलना पड़ता है। यानी अगर आप सामाजिकरण की बात कर रहे हैं तो आपको समूह के साथ तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज क्या है, व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों, गलत बात है भैया, समाज के नियमों को मानना है बच्चे को, लेकिन उसमें तर्क वितर्क करके, जो रूढ़िवादिताएं हैं, जो आडंबर हैं, उनको दूर करते हुए मानना है, तो ये तो गलत है। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें, गलत बात है। सब स्वीकार करो जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। भैया विद्यालय जरूरी थोड़ी ना है, क्या जरूरी है कि विद्यालय ही एक केवल सिखाने का एक मात्र माध्यम है? नहीं, बहुत सारे माध्यम हैं, हम बाहर रहकर भी सीखते हैं, हम आउटवर्ल्डली भी सीखते हैं, तो हर प्रकार से सीखते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। तो याद रखिएगा, आप बस एक बात याद रखें, जब भी कभी समाजीकरण की, समाज की बात आए तो याद रखिएगा समूह के साथ तो जाना ही पड़ेगा, ठीक। आगे आ जाओ, आगे की देखो बात करते हैं। जो प्रश्न नंबर हमारे पास में 2 है, देखो,
जो प्रश्न नंबर 2 जो हमारे पास में रखा हुआ है वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, कभी भी अगर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात आए तो याद रखिएगा, समाज में रहकर आप परस्पर अनुक्रिया करेंगे और संस्कृति को सीखेंगे। यहाँ पर तीनों में सबसे पहले आपकी नजर जाती 3 नंबर पर, जिस बच्चे को कुछ नॉलेज नहीं हो तीसरे को सही करेगा, जबकि लिखा हुआ है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। ना समझ आए तो इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश वाला थोड़ा ऊपर नीचे आ जाओ। देखो लिखा हुआ है कल्चरल नेचर कॉग्निटिव डेवलपमेंटल, कल्चरल नेचुरल कॉग्निटिव डेवलपमेंटल। बस इसमें नेचर जो नेचुरल चीज़ें लग गई हैं वो बस कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी दिक्कत करेंगे, तो ये हम नहीं मानेंगे। ठीक, अगर कल्चरल और अगर सोशल होता, क्योंकि अगर हम बात करते हैं वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसका क्या नाम है, तो आप कहेंगे उसका नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो यहाँ पर किसी और की संज्ञान की बात नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास की जो बात करते हैं वो करते हैं जीन पियाजे, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो प्यारे बच्चे जीन पियाजे की है, जबकि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशियो कल्चर थ्योरी। तो अगर संस्कृति के साथ संज्ञान जुड़ा है तो वो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर और कुछ होता, संज्ञान ना होता, तब हम एक बार कहते भी। सक्रिय अनुकूलन की बात, भैया अनुकूलन की बात ये नहीं करते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम, इसकी भी बात ये नहीं करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर सही हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण, यानी रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब होता है सबको एक साथ लेकर के चलना। आप समाज में झुंड में सीख रहे हैं, समूह में सीख रहे हैं, बस उसे ही बोला जाता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत, यही आपका आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर पर बच्चे लिखे, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, पूरी एक क्लास है, आगे देखिए, देखिए तीसरा नंबर जो कहता है प्यारे बच्चे, सभी लोग बहुत ही ध्यान से समझते जाइएगा, हर एक एक प्रश्न पर एक एक क्लू है, कहीं ना कहीं एक आपको टैग वर्ड मिलेगा, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। एक शिक्षिका है, कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों माने असाइनमेंट को, यानी जो हम होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क कहो और चाहे इसको असाइनमेंट कहो, कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। माने जो उसने होमवर्क दिया है उसका ये पर्पज है, इस प्रकार से उसने होमवर्क को डिवाइड किया है कि प्रत्येक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा और प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता लिए अपना कार्य पूरा करें। माने चूंकि शिक्षिका का उद्देश्य ही यही रहा है कि उसने सिर्फ गृह कार्य ही इसीलिए दिया है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, इसलिए वो सलाह भी देती है कि कोई भी बच्चा किसी की कॉपी करके नहीं लाएगा, कोई भी बच्चा किसी से मदद मांग करके लिख कर नहीं लाएगा। तो कहता यह बताओ कोहल वर्ग के किस विकास के चरण के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। याद रखिए कि ये एक ही है, औपचारिक 4, कानून एवं व्यवस्था। अब आप कहें कैसे, मैं आपसे कहता हूं कि सभी बच्चों को मैंने एक प्रश्न दिया है होमवर्क के लिए और मैं ये कहूं कि कोई भी बच्चा किसी से पूछ करके नहीं लाएगा, तो ये कानून और व्यवस्था के ही तो अंतर्गत आएगा। यानी ये एक कानून है, ये एक व्यवस्था बनाई गई है कि अगर आप अपने मन से प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सीख जाएंगे। तो कोहल वर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है वो तो उसके किस चरण में आता है, तो आप कहोगे चौथे चरण में आता है, कानून और व्यवस्था। सामाजिक संविदा जैसी इसमें कोई बात नहीं है। दंड परिवर्जन की बात जो है शिक्षिका ने नहीं की, और अगर करती भी तो मैंने आपको बताया है कि जहां भी कभी दंड देने की बात आ जाए तो वो नकारात्मक होता है, वो तो पहले से ही गलत हो जाएगा। व्यक्तिगता और विनिमय की यहाँ पर कोई भी बात नहीं हुई है। व्यक्तिगता का मतलब होता है इंडिविजुअलिटी, कोई बात यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, आगे आ जाओ, बात करते हैं चौथे नंबर की। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। माने स्वनियंत्रित माने वो खुद से नियंत्रित होने की भावना का विकास कर रही है, ना कि कोई बाहरी व्यक्ति कहे, ना कि कोई बाहरी वस्तु जब उसको टोके तब वो क्या हो, नियंत्रित हो। तो बताओ, कहता है कि वह क्या विकसित कर रही है, क्या वह नियमों के प्रति घृणा? नहीं भाई, उसने ऐसी कोई बात ही नहीं की है।
स्वायत्तता, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। वो क्या विकसित कर रही है, देखो सामने लिखा भी है, तो वो ऑटोनॉमी को विकसित कर रही है, यानी जरूरी नहीं कि कोई कहे तभी हम नियंत्रित हों, वह खुद से नियंत्रित होने की एक समझ को विकसित कर रही है। किशोरात्मक अक्खड़पन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो उसमें कहीं भी अक्खड़पन दिखाई नहीं दे रहा है और ये परिपक्वता की निशानी नहीं होती है, बल्कि वह स्वायत्तता की तरफ, ऑटोनॉमी की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रही है। आई होप आपको समझ में, याद रखना जब भी कोई भी व्यक्ति खुद से अपने नियंत्रित करने के लिए खुद से कोई काम सीखने की कोशिश करेगा तो वह स्वायत्तता की ओर जाना शुरू कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे आ जाओ, देखो आगे की अगर हम बात करते हैं 5वें नंबर की, तो लिखा हुआ है भाई कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डुई के अनुसार समुचित है। देखो, जो जॉन डुई व्यक्ति था वो एक बात कहता था, क्या कहता था, वो कहता था भाई कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग की जो वकालत है लर्निंग बाय डूइंग की जो वकालत है वो की है जॉन, किसने, डुई ने, जिसको जॉन डीवी भी कहा जाता है, चाहे डुई कहो चाहे जॉन डीवी कहो, एक ही बात है, एक ही नाम है, जॉन डीवी। आप कहेंगे ठीक बात है। तो जॉन डीवी ने कहा है कि कक्षा प्रजातंत्रात्मक होनी चाहिए, इसमें लिखा का स्थान नहीं होता है, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होता है, गलत बात। आप कहेंगे कि कक्षा में प्रजातंत्र की बात कैसे है, तो प्रजातंत्र का प्यारे बच्चे मतलब ये है कि कक्षा में प्रत्येक बच्चा एक एग्जिस्टेंस रखा है, एक अपनी एक उपस्थिति रखता है, एक अपना एक अस्तित्व रखता है। तो आप कक्षा को एक लाठी से नहीं आंक सकते, यानी एक डंडे से नहीं आंक सकते हैं। हर एक बच्चे में इंडिविजुअलिटी है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो प्रजातंत्रात्मक होगा, यानी वो स्वतंत्र होगा अपने प्रश्नों को पूछने के लिए, दूसरों से सलाह लेने के लिए, किसी को सलाह देने के लिए। तो ये बात तो नहीं है। विद्यार्थी स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये कुछ बात है कि विद्यार्थी क्या है, स्वयं ही सब कुछ कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, करके सीख रहा है, तो ये थोड़ी ठीक बात है। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित होती है, ऐसी कोई बात नहीं होती। जब आप कोई ऐसा पाठ पढ़ाते हैं, कोई ऐसी बात बताते हैं जिससे बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है, ना कि अंतर्निहित होती है। ठीक, जिज्ञासा किसी विषय को जान करके उसमें और जानने की इच्छा को ही जिज्ञासा कहते हैं, अंतर्निहित नहीं होती है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना, याद रखिएगा, इंस्पेक्शन नहीं करना है, आपको निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। उनको सुनिए जो वो कह रहे हैं, ना कि उनका निरीक्षण करना चाहिए, गलत बात है। एक ही बात सही हो गई है। जॉन डुई, जब भी कभी जॉन डीवी का नाम आए तो याद रखना लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, आगे आ जाओ। 6वां नंबर प्रश्न जो है वो कहता है कि भैया भाषा अवबोधन का विकार है। देखो, अगर बात करें चलाघात, तो चलाघात भाषा अवबोधन का नहीं होता। चलाघात का मतलब होता है कोई ऐसा बच्चा जो पेन नहीं पकड़ पा रहा है। ठीक है, पेन नहीं पकड़ पा रहा है तो गड़बड़ सी बात है। तो ये क्या है भैया, ये चलाघात है। पठन वैकल्य होता है, माने पढ़ने में दिक्कत, कोई भी दिया हुआ सब्जेक्ट है उसको पढ़ नहीं पा रहा है। ये कोई रोग होता नहीं है, ये संबंधित कोई रोग नहीं है। मैंने आज तक अपने पढ़ाने और पढ़ने कैरियर में ऐसा नहीं सुना है, मतलब निरर्थक बात है। तो चौथा नंबर सही हो जाएगा। भाषा घात माने भाषा का आघात, ये क्या है, आप कहेंगे भाषा का उतार चढ़ाव, भाषा का उतार और चढ़ाव। जब विद्यार्थी को आप अवबोधन करा, अवबोधन का मतलब होता है भाषा, अवबोधन का मतलब होता है भाषा को सुन करके समझना। तो अगर विद्यार्थी, प्यारे बच्चे, भाषा आघात नहीं समझता है, यानी भाषा के उतार और चढ़ाव को, कब भाषा तेज हुई कब भाषा धीमी हुई, मैंने कहा हाँ हाँ, जैसे हम कहें इधर आओ तो सामान्य सी बात है, इधर आओ इसका मतलब होता है भाषा का आघात बढ़ा, यानी खतरा हुआ। ये बातें हैं आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये भाषा आघात का मामला है, भाषा अवबोधन का विकार है। भाषा आघात ना समझ पाएगा तो भाषा अवबोधन ना कर पाएगा। 7वें नंबर में आ जाइए, निम्नलिखित आ जाइए भैया, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण, अब देखो लिखा है आलोचनात्मक दृष्टिकोण यानी क्रिटिक। क्या है, क्रिटिक। ये क्या है भैया, क्रिटिक है। ठीक है,
देखो लिखा है आलोचनात्मक दृष्टिकोण या बहुबुद्धि सिद्धांत। अब देखो आपको सबसे पहले ये जानो कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया था वो दिया था किसने, तो आप कहोगे कि भैया बहुबुद्धि सिद्धांत को देने वाले कौन थे, तो आप कहोगे रॉबर्ट गेने साहब थे। मेरे हिसाब से ये रॉबर्ट गेने नहीं थे, अभी आगे वाले में आपको मिलेगा। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए अगर हम बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत की, इसको देने वाले कौन थे, मेरे अभी दिमाग में बात नहीं आ रहा, रॉबर्ट गेने नहीं है, गलत हो जाएगा, उसको मत टिक करिएगा। अभी दिमाग में बात अभी आएगी तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। आलोचनात्मक तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया है, तो इसमें अगर आपको आलोचनात्मक दृष्टिकोण कहे तो इसका मतलब होता है कि यह सिद्धांत फेल क्यों हो गया था, ये इस सिद्धांत की आलोचना किस किस विषय पर हुई थी। और इसमें कह रहा है कि आलोचना संबंधित ने सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आलोचना क्या क्या है। तो देखो पहला नंबर इसकी आलोचना है कि यह शोध आधारित नहीं है। जिसने भी बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था उसने क्या किया था, ऐसे ही बता दिया था कि भैया देखो ऐसा है कि शोध आधारित नहीं था, उसने अपने विचार से बता दिया था कि बुद्धि जो होती है वो 8 प्रकार की होती है, संगीतात्मक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, आदि आदि बुद्धि के बारे में बात की थी। तो ये कहीं पर उसने शोध नहीं किया था, ना ही वो कहीं पर इस चीज को एग्जिस्ट कर पाया था, ना ही कहीं वो चीज को बता पाया था। तो ये कैसी थी, शोध आधारित नहीं थी। तो ये तो एक क्रिटिक है, कह रहा है कि कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। तो ये तो इसमें तो आलोचना हुई थी इस विषय पर। फिर लिखा हुआ है आगे की हम अगर बात करें, लिखा हुआ है विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। तो यहां पर इस बात पर भी आलोचना हुई कि भैया अगर आपने 8 प्रकार की बुद्धि बताई हैं तो 8 प्रकार की बुद्धियों वाले विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रकार की पद्धतियों की मांग चलेगी, और इतनी पद्धतियां तो हमारे पास है नहीं। तो इस बात पर भी इसकी आलोचना हुई थी। विद्यार्थी, फिर उसके बाद में इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं था, इसका किसी ने आज तक अनुभव नहीं किया था, इस बात पर भी क्या हुई थी, आलोचना हुई थी। तो इस बात पर और इस बात पर आलोचना हुई थी। 3 बातों पर आलोचना हुई थी, लेकिन इस बात पर आलोचना नहीं हुई थी, यानी ये इससे संबंधित नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी लगभग हर क्षेत्र में उतनी ही हो सकता है उतनी ही अच्छी तरीके से अपनी विशिष्टता को साबित कर दे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर यह समझना है कि बहुबुद्धि सिद्धांत की जो आलोचना हुई थी वो इन 3 बिंदुओं पर हुई थी, बल्कि इस पर नहीं हुई थी। क्या क्या कहा गया था, क्यों आलोचना क्यों की गई, कहा गया कि जो सिद्धांत है शोधपरक नहीं है, पहले तो यह गड़बड़ी है। विभिन्न बुद्धियों के लिए विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियां लानी पड़ेंगी, इसलिए ये क्या है, ठीक नहीं है। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं, इसलिए ये ठीक नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे आइए, आगे देखो अगर हम बात करते हैं इसके 8वें नंबर की, 8वें नंबर में लिखा हुआ ऊपर से मिलता जुलता प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध क्यों नहीं माना जा सकता है, क्योंकि भैया क्या हुआ था, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ये बिल्कुल एक बहुत ही सही बात है। बहुबुद्धि का सिद्धांत मेन इसी चक्कर में फेल हो गया था, क्योंकि ये कहा गया कि भैया आपने 8 प्रकार की बुद्धि बता दी हैं, लेकिन एक बात बताइए कि इन 8 प्रकार की बुद्धियों को नापोगे कैसे, मापोगे कैसे, क्योंकि इसका तो कोई मापन है ही नहीं, संभव है ही नहीं। आप इंटेलिजेंस को नाप सकते हैं, सामान्य बुद्धि को नाप सकते हैं कि इसमें कितना IQ है, लेकिन ये थोड़ी ना बता सकते हैं कि म्यूजिकल वाला IQ कितना है। तो ये तो सही बात है, यह 7 प्रकार की बुद्धियों को समान महत्व नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सका क्योंकि, आगे आ जाओ, यह केवल अब्राहम मास्लो। हाँ, अब देखो ये जो बहुबुद्धि सिद्धांत था इसको अब्राहम मास्लो ने दिया था। किसने दिया था, याद रखिएगा, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। ठीक, देखो अब्राहम मैस्लो ने जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, बिल्कुल ठीक बात थी ये। तो ये तो वैध माना गया है ना भाई, अब्राहम मैस्लो ने इसको दिया था, तो अब्राहम मैस्लो के जीवन पर आधारित है, तो ठीक बात है। यहां पर लिखा वो वैध नहीं माना गया है, ठीक, तो इसके लिए तो वैध माना गया था। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। ये भी कुल मिला के ये समझो कि जो पहला वाला है इसके आधार पर नहीं वाला ये सही है, और बाकी ये सब ठीक है। ठीक,
आगे आ जाओ। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पर कह रहा है कि बहुविधि सिद्धांत को वैध नहीं माना गया, नहीं वाला ढूंढना है तो नहीं वाला यही सही है। इसी पर इसको वैध नहीं माना गया था, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि भैया बुद्धि का जो मापन है वो आप IQ से माप सकते हो, तो 8 प्रकार की बुद्धि को अलग अलग कैसे नाप के दिखा पाओगे, इसीलिए इसको वैध नहीं माना गया था। बाकी ये 3 चीजें हैं, ये तो वैध मानने वाली चीजें हैं, ऊपर वाली वैध ना मानने वाली चीज है, इसको याद रखिएगा। आगे आ जाओ। बात करें अगर हम 9 नंबर की बात करते हैं, लिखा है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। देखो लिखा है द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम आर, याद रखिएगा, लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण नहीं, बिल्कुल लाभकारी नहीं है तो गलत बात है। भाई एक कक्षा है, उसमें 40 लड़के बैठे हैं, 40 लड़कों में मैंने हर बार आपको बताते हैं, मैं हर बार पढ़ाते हुए आपको ये जरूर दिखाता हूं कि ये देखो इंडिविजुअल डिफरेंस का प्रश्न आया है, व्यक्तिगत विभेद का प्रश्न आया है, यहां पर भी देखो आया हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, तो आप यही बताइए कि सर जी एक क्लास में 40 लड़के बैठे हुए हैं, 40 लड़के अपनी अलग अलग क्षमताएं रखते हैं, अलग अलग योग्यताएं रखते हैं, इसे ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत विभेद कहते हैं, या इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। इंग्लिश में याद करो सबसे अच्छा है। तो अब इसको कह दो लाभकारी नहीं है, भैया कहीं आप बच्चों को फेंक दोगे क्या? भगवान ने जब अभी देखो आधार कार्ड बना तो हर एक बच्चे का, हर एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग है और आंख का रेटिना अलग है, तो लाभकारी ना होता? भगवान पागल है जिसने उसने सबको अलग अलग बनाया? ऐसी बात नहीं है। हानिकारक है, ये भी गलत बात है, हानिकारक कतई नहीं है। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के अनुपयुक्त है, ये भी गलत बात है। इंडिविजुअल डिफरेंस को उपयुक्त बताना है, अच्छा बताना है, एक साधन के रूप में प्रयोग करना है। बस 4 नंबर बचा है, वही सही है। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करता है, मतलब अध्यापक को इस काबिल बनाता है कि एक जो अध्यापक है वो इस काबिल बन जाता है कि अगर उसके क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं तो 40 के भी इंटरेस्ट को वो जानता है, ये कैसा सीखता है वैसा वो जानता है, इसको क्या समझ आएगा वो जानता है, क्या समझ नहीं आएगा वो जानता है। यानी ऑल ओवर आप ये कह सकते हैं कि उसको समस्त जानकारियां होती हैं, तो अध्यापक के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। 10 नंबर पर आ जाओ, देखिए आगे जो 10 नंबर है वो लिखा हुआ है, प्यारे बच्चे ये 10 नंबर है, लिखा हुआ है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? प्रारंभ किया था ताकि, माने SBA माने स्कूल बेस्ड असेसमेंट, असेसमेंट, और इसको बड़ा क्या माना गया था? बड़ा ही बेस्ट माना गया था कि बड़ा ये सही होता है। क्यों सही होता है अब आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। राष्ट्र में विद्यालयों में विद्यालय शिक्षण संस्थानों की शक्ति गलत बात है। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, ये बिल्कुल सही बात है। विद्यालय जो स्कूल बेस्ड जो डेवलपमेंट था, जो SBA था, ये शुरू ही इसीलिए किया गया था कि विद्यार्थी का संपूर्ण विकास किया जा सके। अभी देखो गलत क्या है, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर संख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु तो अध्यापक को प्रेरित किया जा सके, ये गलत बात है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। विद्यालय अपने क्षेत्रों के विद्यमान अन्य, ये भी बेकार सी बात, याद रखिएगा अगर कभी भी SBA की बात है, स्कूल बेस्ड डेवलपमेंट की बात है, इसके शुरू करने का एक ही उद्देश्य था कि बच्चे का जो है वो ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जा सके, बच्चे का संपूर्ण और नियमित विकास किया जा सके, बस इतनी सी बात याद रखिएगा। यहीं पर एक फिर आता है, और ये पढ़ना चाहो तो आता है BBA का मतलब होता है प्यारे भैया बोर्ड, हो सकता है आपको यहाँ पर ना दिख रहा हो, सुन लीजिएगा क्योंकि मुझे याद नहीं रहा है, शायद मेरी यहाँ पर फोटो होगी। फिर एक आता है प्यारे बच्चे BBA यानी बोर्ड बेस, एक मिनट, बोर्ड बेस्ड असेसमेंट।
ये क्या होता है, तो ये वही वाला असेसमेंट है कि फाइनल टर्म में जाकर परीक्षा लो और उसको रिजल्ट थमा दो। ये वाला है बोर्ड बेस्ड, जैसे कि इंटरमीडिएट का बोर्ड होता है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड होता है। तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि जो SSA है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या होता है, ये बेस्ट माना गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ SBA ज़्यादा बेस्ट है कि BBA ज़्यादा बेस्ट है, बोर्ड बेस्ड असेसमेंट ज़्यादा बढ़िया है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट ज़्यादा बढ़िया है, तो आप कहेंगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट ज़्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे का संपूर्ण विकास होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, जबकि BBA में बच्चे को सर्टिफिकेट थमाया जाता है साल के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं लेकर के। ठीक, आप कहेंगे ठीक बात है। आगे आ जाइए, आगे देखिए 11 नंबर देखिए। 11 नंबर जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। निम्न में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी प्रचालित करना और स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। देखो ये जो 3 चीजें शुरुआत की प्यारे भैया लिखी हुई हैं, दिमाग लगाना। प्रश्न पत्र सत्रों को संगठित करना माने ये भी कोई अन्य व्यक्ति आपका आकलन करेगा, इससे भी किसी विषय पर विद्यार्थी प्रतिक्रिया लेगा तो अन्य व्यक्ति आपका असेसमेंट करेगा, प्रश्नोत्तरी प्रचालित करेगा तब भी कोई अन्य व्यक्ति आपका असेसमेंट करेगा। माने प्रश्न पत्रों को संगठित करने का मामला क्या है कि भैया जो अध्यापक है, या कह सकते हैं कि तीनों में जो टीचर है वो आपका असेसमेंट माने आकलन करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, स्व आकलन माने, तो ये तीनों चीजों से अलग है, क्योंकि ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। परंतु अगर बात करते हैं हम स्व आकलन के कौशल के प्रतिमान को, यानी ये स्व आकलन का मतलब होता है खुद से क्या करेगा, खुद से आकलन करेगा, खुद से कोई चीज समझेगा, खुद से कोई चीज बूझेगा, यानी खुद का आकलन खुद से, मेरा जो कंपटीशन है वो खुद से। तो ये इन 3 चीजों से अलग है, क्योंकि यहाँ पर आकलन करने वाला और जिसका आकलन हो रहा है वो एक ही होता है, बल्कि यहाँ पर तीनों में कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का आकलन करता है। ठीक है, 11 नंबर इसलिए सही है। 12 में आ जाइए। 12 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पत्र अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पर ये जो है ये ब्लूम टेक्सोनॉमी का है। ब्लूम टेक्सोनॉमी थी, टेक्सोनॉमी जो है उसका ये प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या आप अपने, अब देखो कौन सब सही से मिलान है, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। याद रखना जो वर्गीकृत करना होता है वो होता है एनालिसिस। क्या होता है, एनालिसिस होता है। कि यहाँ पर एनालिसिस लिखा है, क्या मूल्यांकन का मतलब इवैल्यूएशन, यानी ये गलत है। एनालिसिस का मतलब होता है, ये होता है आपका विश्लेषण। क्या होता है, विश्लेषण। तो ये तो हो नहीं रहा है। पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था। तो ये सृजनशील क्वेश्चन थोड़ी ना, ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या करके बताइए। आप एनालिसिस नहीं, आप सिंथेसिस करके बताइए। आप सिंथेसिस करके बताइए कि जो पिछला मैच देखा है ना तुमने, बताओ उस पर निर्णायक क्षण कौन सा था। पूरा मैच तुमको दिखाया गया, अब कहा गया सब कुछ समेटो और दिमाग लगाओ कि निर्णायक क्षण कौन सा था। तो ये तो लिखा है सृजनशील क्रिएटिविटी, तो ये भी गलत है। ठीक, ध्यान से सुनते जाना। फिर लिखा हुआ जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु नई पाक विधि लिखी है। तो गलत बात है। जड़ी बूटी से मांस कब बनने लगा। अरे भैया तेल मसाला प्याज लहसुन ये सब प्रयोग करिए, तब आपका चिकन जो है ना, मांस, वो अच्छा बनेगा। तो ये तो बिल्कुल फालतू की बात है, इसका कोई लेना देना नहीं है, गलत बात है ये। चौथा नंबर जो है वो लिखा हुआ है निर्धारित कीजिए कि यदि एक मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकेगा। यह है विश्लेषण। ये बिल्कुल ठीक बात है। आपसे कह रहा है कि भैया एनालिसिस करिए कि आपको लिखा है निर्धारित कीजिए कि मापकों में से कौन सा मापक। कई सारी चीजें आपके सामने रखी गई, कई सारे मापक आपके सामने रखे गए, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, सब रखे गए। अब कहा गया कि इनमें बताओ भैया, इनमें वर्गीकरण करो और वर्गीकरण करके एक मापक निकालो जो सबसे उत्तम परिणाम देने वाला हो। तो ये तो भैया विश्लेषण माने होता है एनालिसिस। और जब आप एनालिसिस करते हैं ना, तो आप एनालिसिस अलग अलग करके किया करते हैं,
अलग अलग करके पहले छांटते हैं और छांटने के बाद में निकाल करके आप एनालिसिस किया करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। ब्लूम टैक्सोनॉमी हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको यहां पर भी समझ में आया होगा। 13 नंबर में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकते हैं? कौन सी ऐसी विधि है जो ये बता सकती है कि वंचित जो विद्यार्थी हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनको प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है, वो भी अपनी भागीदारिता मतलब अब बराबर प्रयास करके सफल हो सकते हैं। आप उनकी सफलता है उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करें। अरे आपकी रुचि थोड़ी ना है, उसकी रुचि विकसित कराइए विद्यार्थी की। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चे की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करें। मैंने आपको कई बार सिखाया है कि टैग वर्ड है, तुलना कभी भी जीवन में नहीं की जाती है। जो तुलना करते हैं वो अच्छे टीचर नहीं होते हैं और ये बच्चे की उपेक्षा की जाती है। यहाँ पर इस बात पर बल देना कि आप उससे उच्च अपेक्षाएं हैं, गलत बात है। कभी भी मत बताइए बच्चे को कि आप बच्चे से क्या चाह रहे हैं। बच्चे को फ्री रखिए। तो याद रखिए, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो वंचित है, कैसे वंचित है ये नहीं पता है, आर्थिक रूप से हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है, धर्म के नाम पर हो सकता है, कैसा भी हो, आप क्या करो, आप उससे कहो कि आप उस पर विश्वास जताइए। देखो लिखा, आर्टिकुलेट योर कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड, माने उस पर आप भरोसा दिवाइए कि प्यारे बच्चे आप पक्का सफल हो जाएंगे। तो यही आपकी सबसे सर्वोत्तम विधि है उसको आगे लाने की। ठीक, आगे आ जाओ। 14 नंबर की बात करते हैं। 14 नंबर की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? ठीक, देखो, आत्मविरोध जिसको कहते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो हाइपर एक्टिव होता है। ठीक, ये जो ऑटिज्म जो संबंधित होता है इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। और याद रखिएगा, हर क्षण इनमें विचार बदलते रहते हैं। हर एक क्षण इनमें विचार क्या होते हैं, हर क्षण इनमें विचार बदलते रहते हैं। यानी आज अभी विचार चल रहा है गणित पढ़ने का, थोड़ी देर बाद विचार चलेगा हिंदी पढ़ने का, और ये स्थायी नहीं होता, एक जगह स्टेबल नहीं होता है। तो सेरेब्रम ये तो है, खैर ये तो विकासात्मक विकार है। ठीक है, ये भी है, ये भी है। और ये देखो है ADHD, न्यून अवधान सक्रिय विकार, माने अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये तो डिसऑर्डर होता है, पर ये जो लिखा हुआ है पर अभिजातक तनाव, माने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। पोस्ट ट्रॉमेटिक जो स्ट्रेस है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस माने मतलब होता है कि पहले आप सही थे। ट्रॉमा का मतलब होता है कहीं आपको चोट लग गई, कहीं आपको ऐसा झटका लग गया, ऐसा धक्का लग गया, उस दिमाग पर लगे, कहीं पर लगे, ऐसा आपको कुछ लग गया जिससे आपके दिमाग में कोई दिक्कत आ गई। तो क्या आप जब बच्चा पैदा हुआ था तब कई झटके लेकर पैदा हुआ था? नहीं। जैसे मान लीजिए आप मैं हूँ बहुत अच्छा टीचर हूँ, कभी मेरे साथ कोई ऐसी घटना घट जाए, मेरा कहीं एक्सीडेंट हो जाए, मेरा कुछ हो जाए जिससे कि मेरा जो दिमाग है वो अनसेटल हो जाए, हो भी जाता है लोगों का, कुछ सर पे झटका लग गया, आदमी बेकार हो गया। तो ये जो है ये विकासात्मक विकार नहीं है, क्योंकि ये उसमें विकास के दौरान नहीं हुआ है, ये बाई डिफॉल्ट हुआ है। ईश्वर कृपा ये समझे कि ये घटना के कारण हुआ है। तो यही तीसरा नंबर हो जाएगा। इसमें कुछ मिला के ये पूछ रहा है कि भैया बताओ कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ना होना चाहिए, मतलब ऐसा डिसऑर्डर जो जन्म से साथ में आ रहा है। ऑटिज्म होता है, सेरेब्रल डिस्क ये होता ही है, क्योंकि किसी का प्रामस्तिष्क जो है वो कम एक्टिव है, कम ज़्यादा एक्टिव है तो उसमें दिक्कत होती है। और ये भी जो है जन्म से ही होता है, परंतु ये जो चीज़ होती है ट्रॉमा वाली, बीच में हो सकती है किसी के साथ में। 15 नंबर में आ जाओ। बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, देख लेना 3-4 चीजें हैं। बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का रूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? किससे संबद्ध है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से, उपचारात्मक से, विभेदित से, पारस्परिक से। देखो उपचारात्मक वाली बात तो यहाँ पर नहीं है। उपचारात्मक का ये मतलब होता है कि पहले बच्चे को ये जानो कि इसको पढ़ाई में दिक्कत कहाँ हो रही है, ये किस सब्जेक्ट में कमजोर है, या इसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, पहले ये जानो।
फिर ये जानने के बाद में उसको दूर करने की कोशिश करो, उसे ही कहते हैं उपचारात्मक। तो ऐसी तो यहाँ पर कुछ यहाँ लिखा है बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, माने अलग अलग प्रकार से पढ़ाने की तकनीकें। वर्गीकृत अधिगम सामग्री मतलब अलग अलग प्रकार की अधिगम सामग्री, मतलब इसके लिए ये, इसके लिए, इसके लिए। बहु आकलन तकनीकें माने एनालिसिस करने की, असेसमेंट करने की अलग अलग तकनीकें। परिवर्तनीय जटिलता यानी ऐसी जटिलता जो परिवर्तन हो सकती है, एवं सामग्री का रूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो आप प्यारे बच्चे कह दोगे ये संबंधित है विभेदित अनुदेशन से। अलग विभेदित का मतलब देखो लिखा भी है डिफरेंट, क्या लिखा हुआ है? लिखा है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, माने ये अलग अलग प्रकार के अनुदेशन यानी अलग अलग प्रकार के अनुदेशन से संबंधित होता है। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी के लिए एक जैसा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कह रहा है। उसके बाद बहुशिक्षण तकनीकें हैं, उसके बाद मल्टीपल पेडागोजिकल टेक्निक्स हैं, यानी जिस प्रकार का बच्चा लाओगे उसको उसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा, उसकी क्षमता के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। बल्कि सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, का मतलब होता है सबके लिए समान। यहाँ पर ऐसा कुछ कही नहीं रहा है। पारस्परिक शिक्षण का मतलब मिलकर के एक साथ शिक्षण, ये भी बात नहीं कह रहा है यहाँ पर। तो ये तीनों तो गलत हो गए ना। अब याद रखिए कि ये चीज़ें आप तभी निकाल पाओगे जब आपको आता होगा सही कौन सा है। तीसरा नंबर सही है। ठीक है, आगे आ जाओ, 16 नंबर में आ जाओ। 16 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है, ऐसी कोई बात नहीं है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं, नेता नहीं होते हैं, गलत बात है। प्रतिभाशाली हो इसका मतलब आप नेता नहीं हैं। ठीक, अन्यों को भी कुशल बनाते हैं इसका मतलब आप टीचर हो गए, टीचर भी नहीं है। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी इनमें श्रेणी पा सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। जो प्रतिभाशाली होते हैं जरूरी नहीं कि जीवन में सफल ही हो जाएंगे, चूंकि वो हाइपर एक्टिव होते हैं, उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता होती है उनमें, तो जरूरी नहीं कि सफल हो जाएंगे, वो भी असफल हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना रहती है। बुनियादी तौर पर मस्तिष्कीय शक्ति के कारण उनका महत्व, ये सब गलत बातें हैं। तो याद रखिएगा कि जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है, बहुत ज़्यादा गिफ्टेड होता है, वो भी नीचे आ सकता है, बेकार हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है, और जरा सा उसमें इधर उधर हुआ बेकार हो जाएगा। ठीक है, आगे आओ। 17 नंबर, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतया केंद्रित होता है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्मतम प्रावधान, देखो केवल लग गया पहले, इसको गलत कर दो। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करें, नहीं भाई। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योगों को केवल क्यों आप सक्षम बनाओगे, गलत बात है। विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर यह भी गलत बात। अभिभावक कैसे हैं इससे आपको क्या लेना देना है? बच्चे को समझिए, क्या बच्चा पहला नंबर, इसी को सही करो। मैं बार बार कहता हूं कम से कम अगर आपको प्रश्न नहीं आता है तो इतना काबिल जरूर बन जाइए कि गलत करके उसको क्वालिफाई करके निकाल जरूर सको। ना आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, याद रखिएगा इस बात को। अब मान लीजिए समझ में नहीं भी आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको सही करो, आगे बढ़ जाओ, कम से कम गलत वाले तो पता हैं। आगे आओ। अगर हम बात करते हैं 18 नंबर की, लिखा है बच्चे में सीखी गई निस्सहायता का कारण। निस्सहायता का मतलब होता है हेल्पलेसनेस। ध्यान से सुनना, बच्चे में हेल्पलेसनेस यानी कुंठा कब आती है? कब वो असहाय महसूस करता है, शिक्षा में ऐसा है। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, तो ठीक ठाक बात है। और खैर और पढ़ लेते हैं। कक्षा गतिविधियों कठोर करने का निर्णय, गलत बात है। अभिभावकों की उपेक्षा के साथ साथ तालमेल न बनाना, गलत बात है। अभिभावकों से कोई लेना देना नहीं है उसकी निस्सहायता का, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कहता है कि अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ। अरे अभिभावक बच्चे से अपेक्षा क्यों रखते हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चों से अपेक्षा मत रखो, बच्चे छोटे हैं, बड़े होकर वो अपना जीवन खुद ही जी लेंगे। बच्चों अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लें, यह भी गलत बात है। गंभीरतापूर्वक नहीं लेना है। अगर कोई बच्चा इस व्यवहार को मान ले, ऐसा मान ले कि वो सफल हो ही नहीं सकता है, तब याद रखना उसमें लर्नड हेल्पलेसनेस आएगी। जैसे आप कोई भी ऐसा बच्चा है जो 3 से 4 बार सीटेट में फेल हो जा रहा है और वो ऐसा मान बैठता है कि मैं अब कभी भी सफल नहीं हो सकता हूँ,
फिर वो कभी भी सफल नहीं हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में ही हार बना ली है तो फिर आपका बेड़ा पार कोई नहीं लगा सकता है। तो याद रखिएगा, असफल चाहे 1 बार, 10 बार, 20 बार, चाहे जितनी बार हो, पर कभी भी प्यारे बच्चे मन से हार मत मानिएगा, क्योंकि आप हारे हुए नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा मान लेगा, याद रखना, निस्सहायता कब आएगी? जब आप खुद, कोई बच्चा खुद मान लेगा कि मैं सफल नहीं हो सकता हूं। ठीक है, आगे आ जाओ। 19 नंबर, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करे, मतलब लगातार पीछे आ रहा है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु तो परामर्श दिया जा सकता है कि मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल समय पर रोक लगाई। ये गलत बात है, ये कोई निदान नहीं होता है। ठीक, रोक लगाना कोई निदान नहीं होता है। जब बच्चा सब कुछ करते हुए पढ़ाई की तरफ इंटरेस्टेड होगा, यानी आपको बच्चे को सीखने के लिए सिखाना है। बच्चा जब सीखने के लिए सीखे, और ये तो आप लोग रोक लगा रहे हो ना, ये तो गलत बात है। जो भली भली बात शिक्षा नहीं ले पाए, उसकी जीवन की कठिनाइयों को वर्णन करना, ये भी नहीं करना है। ये मत बताइए कि देखो उनका लड़का था, पढ़ाई उन्होंने करवाई, नहीं कर पाया, देखो आज गोबर फेंक रहा है, देखिए आज वो कुछ नहीं कर पा रहा है, देखिए आज जीवन में वो बहुत ही ज़्यादा असहाय महसूस कर रहा है। ये मत उसको बताइए, नहीं तो फिर वो, और क्या हो सकता है, कभी कभी बच्चे होते नहीं और ज़्यादा नीचे चले, मतलब कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं बताना है। घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें, ये भी नहीं करना है। बच्चा जो है बराबर पीछे आ रहा है, तो अब उसके क्या करना है, उसको वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, तभी वो आगे बढ़ सकता है। माने परामर्श अभिभावक को दिया जा सकता है कि अपने आपका जो बच्चा है उसको अध्यापकों घनिष्ठ संगति में रखिए, तो वो सही हो जाएगा। जब टीचर के बराबर संगति में रहेगा, टीचर के काम करने के तरीकों को देखेगा, टीचर कैसे मेहनत करता है ये देखेगा, तो वो जरूर सफल होने की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है, ध्यान से सुनना। बाधित कौन कौन करता है? तो अगर वो मेंटल सेट्स है, माने उसकी मानसिक प्रारूपता अगर गंदी है, तो ये भी क्या करेगी, बाधित करेगी। मोर्चाबंदी माने किसी चीज के बारे में आप उसको रोक रहे हो, ये भी क्या करेगी। माने फिक्सेशन, ये भी करेगी। जो अंतर्दृष्टि होती है, अंतर्दृष्टि तो खुद एक अपने आप में सिद्धांत होता है। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है सूझ। तो सूझ तो समस्या समाधान का मुख्य कारक होती है, समस्या समाधान करने में उसको बाधित नहीं करती है। बल्कि अगर बात करें मेंटल सेट्स, तो याद रखिएगा मानसिक जो दुर्बलता होती है बाधित करती है। मोर्चाबंदी का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा सीख ही नहीं सकते, तो बाधित करती है। फिक्सेशन का मतलब होता है एक फिक्स है कि इसके आगे वो कुछ कर ही नहीं सकता है, ये भी उसको बाधित करेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे आ जाइए, 21 नंबर आ जाइए। देखिए 21 नंबर, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए, पूर्व पठित पाठ से मतलब एक शिक्षिका है वो पूर्व पठित मतलब जो पाठ पढ़ा रही है उसको पहले पढ़ाए हुए या पढ़े हुए पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? सारांश लिखना माने शॉर्टकट में लिखना सिखा रही है। और कैसे? जो आज पढ़ाया गया है उसको पिछले पढ़ाई से जोड़ करके, माने पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करके एक सारांश माने उसको शॉर्टकट में लिखना सिखा रही है। तो वह क्या कर रही है? वह बच्चे की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ठीक बात है। वह बच्चे को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से ना पढ़ने, गलत हो गया, ना पढ़ने की आवश्यकता पर गलत बात है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है, नहीं पाठ्य वस्तु के महत्व को नहीं कर रही। विद्यार्थियों को समर्थानुकूल स्मरण माने रोट माने याद करने का, तो बिल्कुल गलत है, यही सही है। देखो आपको मैं कुछ पढ़ाऊं, ठीक, मैंने आपसे बार बार नहीं कहते कि मैंने पढ़ाया था, मैंने प्ले लिस्ट में पढ़ाया था, आपको पढ़ा चुका हूं। इसका मतलब है हम आपको पूर्व नॉलेज से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जो शिक्षिका है ना वो सारांश लिखना सिखा रही है, तो वो क्या कर रही है? वह कह रही है कि पाठ समझने की स्वशैली, मतलब बच्चा अपने मन से कैसे समझता है, अपने मन से कैसे लिखेगा, स्वशैली विकसित करने में उसकी सहायता कर रही है। ये बात याद रखिएगा। अगर आप किसी भी बच्चे को एक निबंध लिखना सिखा रहे हैं, ऐसे राइटिंग सिखा रहे हैं, तो उसकी आप मदद कर रहे हैं खुद से लिखने में या खुद से सोचने में, तो बिल्कुल सही बात है। आगे आ जाओ, 22 नंबर देखो।
एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही मातृभाषा द्वितीयक भाषा के रूप में सीख रहा है। एक छोटा बच्चा है, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, कानपुर का निवासी हूँ, तो मैं अपनी मातृभाषा सीखूंगा तो हिंदी को सीखूंगा, मतलब मैं तो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को सीख रहा हूँ, मातृभाषा सीख रहा हूँ। वही दूसरा कोई बच्चा है जो कि मलयालम बोलता है, उसकी मातृभाषा मलयालम है, तो वो हिंदी को द्वितीयक भाषा के रूप में सीखेगा। मेरे लिए हिंदी क्या हुई, प्रथम भाषा या मातृभाषा। मलयालम वाले के लिए क्या हुई, द्वितीयक भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों में से समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, दोनों समान प्रकार की त्रुटि क्या कर सकते हैं, तो आप कहोगे विकासात्मक त्रुटि दोनों समान प्रकार से कर सकते हैं। आप कहोगे बताओ अधिकाधिक सामान्यीकरण क्या है, तो अधिकाधिक सामान्यीकरण का मतलब होता है जैसे हम बहुत दिन से किसी एक अक्षर को, किसी एक शब्द को, किसी एक वाक्य को पढ़ के रखे हुए हैं। ठीक, मान लीजिए कि हम विकास को ऐसे लिखते आ रहे हैं, जो कि गलत है, लेकिन मैं बार बार ऐसे ही लिखता हूं, तो इसे कहते हैं सामान्यीकरण। और जब हम लिखेंगे तो ये जो गलती है ना, ये मेरे लिखने में होना आम सी बात है, क्योंकि ये सामान्यीकरण हो चुका है, हम इसको बहुत रिजिड तरीके से पकड़ चुके हैं, तो अलग बात हो गई। सरलीकरण एक अलग बात होती है, अत्यधिक अशुद्धता अलग बात है। विकासात्मक का मतलब होता है जब दोनों विकास कर रहे होंगे तो कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो दोनों में सामान्य होगी। जो याद रखिए, डेवलपमेंटल वो गलती करेगा, ठीक, बाकी कोई गलती नहीं करेगा। अगर हम बात करते हैं 23 नंबर की, तो परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। माने एक परीक्षा में आपको क्या हो गया, स्ट्रेस ज्यादा हो गया। देखो लिखा है द स्टेट अफेक्ट्स परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन। किसी भी परीक्षा में जो स्ट्रेस है वो इफेक्ट करता है, जो स्ट्रेस है वो परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंध को स्पष्ट करता है, तो याद रखिएगा अगर कहीं लिखा हो, देखो लिखा कॉग्निटिव कंपटीशन संज्ञानात्मक प्रतियोगिता को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि उसकी किसी से प्रतियोगिता नहीं है। मैंने आपको तब भी बताया था कि याद रखिए जहां पर आपको मिल जाए कॉग्निशन इमोशन, माने संज्ञानात्मक, संज्ञान और भावना, यानी वो संवेगों से कुछ न कुछ दब जाता है और थोड़ा बहुत संज्ञान से दब जाता है। बाकी तनाव विलोपन गलत बात है, ये सब बेकार की बातें हैं। याद रखें कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची अगर वो एग्जाम देने जाती है और नर्वस हो जाती है, उसको चिंता होती, याद रखना उसमें क्या है, उसमें इमोशनल लोचा हो रहा है, इमोशनल। और काहे का इमोशनल, संज्ञानात्मक इमोशन, संज्ञान का इमोशनल उसमें लोचा हो रहा है, यानी वो कॉग्निटिव इमोशनल रिलेशनशिप को दिखा रहा है कि मतलब उसका कॉग्निशन जो है वो या तो उसने कम पढ़ा या हो सकता है पूरा पढ़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं भय लगता हो, तो ये चीज़ें सही हो सकती हैं, ये चीज़ें सही होती हैं। बाकी लिखा है स्ट्रेस ओमिशन, विलोपन कहाँ हो रहा है, वो तो उसमें भरा हुआ है ना। निष्पत्ति चिंता माने परफॉर्मेंस एग्जाइटी उतने समय नहीं सोचता है वो। एक बच्चा है जो पूरी तरीके से पढ़ के गया है, उसको भी ये समस्याएं होती हैं। कई बार हम और आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं, पूरी तरीके से पढ़े होते हैं, तब भी जब एग्जाम देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी क्या होता है, पसीना आने लगता है या हम तनाव में आ जाते हैं। तो वो क्या होता है, क्योंकि उस समय वो जो इमोशन होते हैं उनको अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उनमें पसीना आना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, ये बात है, बाकी इसमें कोई ऐसी कोई विशेष बात होती नहीं है। 24 नंबर प्रश्न को जरा सा देखें। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं रही है। माने एक ऐसा बच्चा जो दुर्घटना का शिकार हो गया था, उसके बाद में देखो लिखा हुआ है, इंग्लिश से समझो। अ टीचर इज ट्राइंग टू काउंसिल अ चाइल्ड हु इज परफॉर्मिंग वेल आफ्टर एन एक्सीडेंट। जो कि परफॉर्मिंग वेल माने कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है, कुछ अच्छा नहीं सीख पा रहा है एक्सीडेंट के बाद में, क्योंकि जो एक्सीडेंट की चीज़ें हैं ना वो उसके दिमाग में बार बार कहीं ना कहीं घूमती रहती। कोई भी घटना हो जाए, किसी के घर में किसी की डेथ हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, बच्चे को कोई ऐसी बात लग जाए जिससे वो बार बार भुला ना पा रहा हो, तो उसको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। नहीं तो बच्चे कहाँ चले जाएंगे, आप कहेंगे बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। और डिप्रेशन एक ऐसी मीठा जहर है जो आदमी को तिल तिल मारता रहता है, आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आदमी एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श सबसे बेहतर का उदाहरण हो सकती है? दूसरा नंबर बिल्कुल से, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। जो काउंसलर होता है ना, वो क्या करता है, उनकी सारी
चीज़ों को जानता है, उनकी सारी चीज़ों में खोज करता है और फिर उनमें एक आत्मविश्वास का निर्माण करता है कि नहीं नहीं ये चीज़ें तो होती ही रहती हैं, मेरे साथ भी हुई थी, उनके साथ भी हुई थी, तो ऐसी कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है, आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, यही काम करता है एक काउंसलर। बाकी देखो गलत है। एक ये देखो लिखा हुआ पहला नंबर, इट इज़ ये देखो लिखा हुआ है, इट इज़ अबाउट द पालिएटिव मीजर्स फॉर मेकिंग पीपल, ये तो सब बेकार की बातें हैं, याद रखिएगा। विद्यार्थी भविष्य का विकल्प, जब विद्यार्थी आपसे सीधा, देखो ये गलत क्यों है, हाँ काउंसलिंग होती है जब आप इंटरमीडिएट पास करते हैं तो आपको किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा डिसइंटरेस्ट क्या है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे क्या करने में आनंद आता है, वो आपको गाइड करेगा कि आप इस क्षेत्र को चुन सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात तो है नहीं, क्योंकि बच्चे को तो दुर्घटना हुई है, लिखा इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेष, ऐसी बात नहीं है कि विशेषज्ञों द्वारा व्यवसाय थोड़ी ना करना है, यहाँ पे हमें याद रखिएगा ऐसी बात नहीं है, प्रोफेशनल से कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीचर भी इसमें लिखा है कि विद्यालय क्या कर सकता है, तो विद्यालय में प्रोफेशनल थोड़ी ना आएंगे, विद्यालय में तो एक टीचर रहेगा, तो दूसरा नंबर सही है, पहला गलत है, यानी दूसरा नंबर इसका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखिए, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कला रखता है, माने क्या रखता है, एक थिएटर की कला रखता है, ठीक है। रंगमंची कला का मतलब क्या होता है, थिएटर करने की, कलाकार बनने का बहुत ही बढ़िया इच्छा रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनकरेज द लीस्ट स्टूडेंट हु वांट्स टू बिकम अ हाईली क्रिएटिव थिएटर आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहता है, बहुत ही बढ़िया सा थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय सबसे कम प्रेरक है, याद रखिए सबसे कम पूछ रहा है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास, ये कौन सा तरीका है भाई, छात्रवृत्ति पाई जाए, क्या उसको, क्या वो रोटी के लिए तरस रहा है क्या उसके घर में रोटी नहीं है क्या, छात्रवृत्ति से क्या लेना देना है भाई, अगर वो उच्च रखता है तो उसको सीखने पर जोर देना चाहिए। आप ये कहते राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना चाहिए, ठीक बात था, लेकिन छात्रवृत्ति लगा के आपने इसका पूरा सर्वनाश कर दिया, तो गलत हो गया और हमसे गलत ही पूछ रहा है, हालांकि ये सही है लेकिन फिर भी और देखते हैं। अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्नेही और सहयोगी, तो बिल्कुल सही बात है भैया, जब अपने जैसे लोगों के साथ रहेगा, उनके साथ में मिलकर काम करेगा तो अच्छा करेगा। उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना चाहिए जिससे, बिल्कुल ठीक बात है, उन रंगमंची कौशलों को ज़्यादा करे, जैसे कि उसको गाना गाने में आनंद, या उसको जैसा वो मेथड आर्टिस्ट है तो मेथड एक्टिंग करे, तो सही बात है, प्रफुल्ल होगा तो काम बढ़िया करेगा। रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति, तो ये सब ठीक बात है, यही है कि ये क्या है, ये कम प्रेरक होता है, ये कम है। छात्रवृत्ति मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पुरस्कार व्यक्ति को काहिल बनाता है, बेकार बनाता है, ठीक है, तो ये कम, थोड़ा सही बात है, तो यही कम प्रेरक है, बाकी सब बढ़िया से प्रेरक लिखे हुए आप लोग पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन सा, किस सिद्धांतकार का यह मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, अब्राहम मास्लो, ये आवश्यकता का सिद्धांत बता रहे हैं। ये कौन सा सिद्धांत बता रहे हैं, आवश्यकता का सिद्धांत, देखो लिखा भी हुआ है, कहा है कि अपनी वृद्धि और विकास हेतु, माने अपनी आवश्यकता के लिए कठोर अध्ययन करते हैं, ये आवश्यकता का सिद्धांत जिसको दिया है अब्राहम मास्लो साहब ने। आगे आ जाइए, 27 नंबर की अगर बात करें प्यारे बच्चे, तो लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ा देना बिल्कुल गलत बात है। आपको अधिगम सही करवाना है तो परीक्षण बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना व सहायता देना, यह बिल्कुल ठीक बात है। समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना गलत बात है। अनुदेशन पद्धति पर, इंस्ट्रक्शन पर टिके नहीं रहना है। कालांश के बाद इससे कोई विशेष मतलब नहीं है। अगर आप अधिगम में सहायता करना चाहते हैं तो अध्यापक को क्या हो कि वह स्वायत्तता, माने उससे कहे कि आप करके देखिए और सहायता दे, उसको फैसिलिटेटर के रूप में काम करे, बस यही क्या है, तो आप कहेंगे यही सबसे बढ़िया अधिगम कराने का सबसे बढ़िया सा साधन हो सकता है। आगे आ जाइए, 28 नंबर प्रश्न आज का है, परिपक्व विद्यार्थी, परिपक्व जो मेच्योर स्टूडेंट रहते हैं उनके बारे में क्या है, इस बात पर विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, गलत बात है। जो परिपक्व होते हैं वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि अध्ययन में भावनाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती। अगर अध्ययन में भावनाएं हैं तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे।
उनकी बौद्धिक क्षमता के साथ अपने किसी प्रकार के द्वंद्व का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, ऐसी भी बात नहीं होती है। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की, ये बिल्कुल सही बात है, जब वो अध्ययन करते हैं तो कभी कभी अपने भावनाओं का भी साथ लेते हैं, कभी कभी अपनी इमोशंस का भी साथ लेते हैं। याद रखिएगा, अपने अध्ययन में कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन विचलित नहीं होती, ये सब गलत बात है। परिपक्वता का मतलब पत्थर थोड़ी होता है, परिपक्व का मतलब व्यक्ति पत्थर नहीं बनाना होता है, व्यक्ति को पत्थर थोड़ी ना करना है, समझ रहे हैं मेरी बात, पत्थर नहीं बनाना है उसको। तो ऐसा तो नहीं विचलित ही नहीं होगा, अरे भाई बहुत सारे परिपक्व आदमी हैं तो क्या विचलित नहीं होते, रोते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं। परिपक्वता का मतलब होता है वो समझ जाता है कि कभी कभी अध्ययन में भावनाओं का भी साथ लेना चाहिए, मतलब जितना कहीं ना कहीं अगर हमारे अधिगम का हमारे जीवन में योगदान है, वो कहीं ना कहीं उतना ही भावनाओं का भी योगदान होता है, इसको कहते हैं परिपक्वता। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे आ जाइए। सेकंड लास्ट है आज का 29 नंबर, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। मतलब जब पहली बार बच्चा आया पूर्व विद्यालय में यानी प्री प्राइमरी में आया था, आप कुल में समझो बाल वाटिका आंगनबाड़ी में आया तो खूब चिल्ला चिल्ला कर रोता था, बिना किसी दबाव के, बिना किसी को का लिहाज किए। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सामाजिक होने लगा है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बुद्धि आने लगी है। अपितु अपने कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं, रोता नहीं है परंतु अकड़ता है, इधर उधर करता है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार है? तो लिखा हुआ है 29 नंबर की बात करेंगे। तो अगर 29 नंबर की बात करें तो देखो, क्रमिक विकास होता है, तो ये क्रमिक विकास का मतलब इससे नहीं होता है कि बच्चा चिल्लाए नहीं चिल्लाए, बेटा निरंतर चलता रहता है, इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। अलग अलग लोगों में विकास भिन्न भिन्न रूप से होता है, तो विकास की अलग बात है, लेकिन ये तो सब बच्चों में होता है ना भाई, सब बच्चे यही करते हैं। जब प्री प्राइमरी में जाते हैं चिल्ला के रोते हैं, और जब उससे ऊपर आते हैं तो फिर सिसकते हैं या थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं संकोच करते हैं। ठीक है बात, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। देखिए 1 मिनट, आगे देखिए। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग विकास होता है, लेकिन ये सब बच्चों में समान हो, तो अलग अलग वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ ये वाला सही है नंबर, कि विभेद व एकीकरण के विकास के लक्षण है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। ठीक है, बाकी ये सब कोई सही बातें नहीं, यानी डेवलपमेंट इज कैटेगराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, माने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के में डेवलपमेंट का चक्कर है। तो ये भैया इसका जो है वो आपका 29 नंबर सही है। 30 नंबर की बात करते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन था कथन सत्य है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रभावित करती है। ठीक बात है, थोड़ा सा गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसका परिवेश बदल जाएगा। भाई गोद आपने, मेरा किसी का एक बच्चा था, आपने किसी दूसरे को गोद दे दिया, वहां का परिवेश कुछ दूसरा था, बाकी जो आपके बच्चे हैं वो उसकी तरह होंगे, जरूरी थोड़ी ना है, तो गलत बात है, क्योंकि वहां पर परिवेश बदलेगा। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, गलत बात है, प्रभावित करता है, एक्सपीरियंस जो है प्रभावित करता है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत बात है, जब बच्चा विद्यालय में आता है तो बहुत ज्यादा उसकी बुद्धि में प्रभाव पड़ता है, पहला सही हो जाएगा। लिखा आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता प्रचुरात्मकता को प्रभावित करती है। बड़े क्लिष्ट शब्द होते हैं और इंग्लिश में बड़े सही होते हैं, छोटे छोटे शब्द होते हैं कि जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ इंडिविजुअल टू क्वालिटीज ऑफ इन्वायरमेंट। बड़ा सरल सा ऐसा होता है, इसका मतलब होता है कि जो आनुवंशिक बनावट होती है और पर्यावरण की जो गुणवत्ता होती है, दोनों मिल करके उसका विकास करते हैं, जो बिल्कुल ठीक बात है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, हम आपसे विदा चाहेंगे। लास्ट में यही कहना है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आपको कुछ भी इसमें पसंद आया हो, कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट जरूर करें, आप अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स पर। आज के लिए यहीं पर हम क्लास को खत्म करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्लास को अंत तक देखें, बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि इससे आपका ही कहीं ना कहीं नुकसान होना है। खत्म करते हैं आज की क्लास को, अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।